नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। मोदी के इटली दौरे में मेलोनी को दी गई मेलोडी ट्रॉफी ने आज ऐसा बवाल मचाया है कि सोशल मीडिया से राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ मेलोडी की ही चर्चा हो रही है। इस बीच राहुल ने मोदी शाह को गद्दार कहकर एक और विवाद भड़का दिया है, तो बीजेपी ने भी राहुल को राहु कह दिया। उधर टेस्ला ने भारत में फैक्ट्री लगाने से इनकार कर बड़ा झटका दे दिया, तो चीन अमेरिका के बीच 200 बोइंग विमानों की डील ने ग्लोबल गेम बदल कर रख दिया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। मोदी ने मेलोनी को दी ट्रॉफी, राहुल ने दी संकट की चेतावनी। इटली दौरे के बीच भारत के ट्रेड बैलेंस में गिरावट का खुलासा। रायबरेली में राहुल ने मोदी शाह को कहा गद्दार, भड़क उठी बीजेपी। टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री योजना से खींचा हाथ। चीन ने अमेरिका से 200 बोइंग विमान खरीद सौदे को दी मंजूरी। पीएम मोदी ने इटली दौरे के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट करने पर राहुल ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में ट्रॉफी बांट रहे हैं। राहुल का कहना है कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी है। पीएम मोदी का मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करना बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। हर तरफ ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी पीएम मोदी और मेलोनी के मेलोडी मूवमेंट पर तीखा व्यंग किया है। मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की हालिया मुलाकात और मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट को लेकर तीखा व्यंग किया। मनोज झा ने अपने बयान में कहा कि जो ट्रॉफी कभी बचपन और छोटी दुकानों की सामान्य चीज हुआ करती थी, वो अब वैश्विक कूटनीति का प्रतीक बन गई है। मनोज झा ने लिखा कि एक समय ऐसा था जब देशों के रिश्ते संधियों, राजनीतिक वार्ताओं और गोपनीय नोट से तय होते हैं। अब वही काम सेल्फी, हैशटैग और टॉफी के पैकेट बड़ी दक्षता से निभा रहे हैं। मनोज झा ने लिखा कि आज के समय में किसी भी मिठाई के रैपर को हल्के में लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। कौन जाने अगली विदेश नीति किसी चॉकलेट बार, नमकीन के पैकेट या फिर बिस्किट के डिब्बे से ही संचालित हो जाए। पीएम मोदी के इटली दौरे के बीच एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पिछले कई दशकों से भारत का इटली के साथ व्यापारिक संतुलन यानी ट्रेड बैलेंस लगातार फायदे में रहा है। भारत इटली को ज्यादा सामान बेचता रहा और वहां से कम खरीदता रहा, लेकिन अब ये बढ़त तेजी से घटती दिखाई दे रही है। इटली में भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत का इटली के साथ ट्रेड सरप्लस करीब 5.2 बिलियन यूरो था, लेकिन 2025 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 2.8 बिलियन यूरो रह गया। यानी सिर्फ 4 साल में भारत का व्यापारिक फायदा लगभग आधा हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि भारत का एक्सपोर्ट अभी भी मजबूत है, लेकिन इटली से होने वाला इंपोर्ट अब पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार का अंतर लगातार कम होता जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ इसे आने वाले समय के लिए चेतावनी मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो भारत का ट्रेड सरप्लस और घट सकता है। इसका असर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट सेक्टर और विदेशी मुद्रा संतुलन पर भी पड़ सकता है। अब सबकी नजर पीएम मोदी और इटली पीएम मेलोनी की बातचीत पर टिकी है कि क्या दोनों के बीच इस मुद्दे पर भी कोई बातचीत हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, और दूसरी तरफ खुद महंगी विदेशी यात्राओं पर निकल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है, और उन्होंने कहा कि ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच कर रख दिया। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भारतीय राजनीति के राहु हैं और देश के राजनीतिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन नवीन ने आगे कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और सरकारें लगातार कमजोर फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद पर सख्त नियंत्रण पाया है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से काफी ज्यादा मजबूत हुई है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई करना गद्दारी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और सेना का मनोबल बढ़ाया है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। अभिषेक बनर्जी पर 43 संपत्तियों को लेकर बड़ा आरोप।
भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएगी टेस्ला, बड़ा झटका। तमिलनाडु में खाद्य संकट, सीएम विजय ने पीएम से मांगी मदद। चीन ने बोइंग से 200 विमान खरीद सौदे पर लगाई मोहर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कथित 43 संपत्तियों की एक सूची जारी कर दी है। बीजेपी का दावा है कि इन संपत्तियों में से कई उनके परिवार और करीबी लोगों के साथ मिलकर खरीदी गई हैं। इसी बीच कोलकाता नगर निगम ने भी अभिषेक बनर्जी से जुड़े बताए जा रहे 17 पतों पर नोटिस जारी कर दिया है। इन नोटिसों में कथित अवैध निर्माण और भवन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है। इसमें हरीश मुखर्जी रोड स्थित शांति निकेतन नाम की इमारत भी शामिल बताई जा रही है, जिसे उनका आवास माना जाता है। केएमसी ने लिफ्ट और अन्य निर्माण से जुड़े विवरण भी मांगे हैं और 7 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। अब राज्य सरकार इन संपत्तियों के असली मालिक, फंडिंग के स्रोत और किसी भी तरह की अनियमितता की जांच पर विचार कर सकती है। वहीं टीएमसी ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये पूरी तरह राजनीतिक साजिश और प्रोपेगेंडा है। भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने को लेकर कई सालों से चल रही चर्चाओं को जोरदार झटका लगा है। टेस्ला ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसका भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कोई भी इरादा नहीं है। इस फैसले को भारत के ईवी सेक्टर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये उम्मीद थी कि टेस्ला भारत में बड़ा निवेश करेगी और हजारों नौकरियां पैदा होंगी। दरअसल टेस्ला और भारत सरकार के बीच सबसे बड़ा विवाद इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर था। टेस्ला चाहती थी कि भारत पहले विदेशी ईवी कारों पर टैक्स कम करे ताकि कंपनी अपनी कारें सस्ते दामों पर बेच सके, लेकिन भारत सरकार का साफ कहना था कि पहले कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाए और निवेश करे, उसके बाद ही टैक्स में राहत दी जाएगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे और आखिरकार बात टूट गई। इस समय भारत में विदेश से आने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ऐसे में टेस्ला की कारें भारतीय बाजार में बेहद महंगी पड़ रही हैं। यही वजह रही कि कंपनी भारत में ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे 2025 में टेस्ला ने सिर्फ 225 कारें ही बेची। इतनी कम बिक्री ने भी कंपनी की चिंता बढ़ा दी। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ टैक्स ही नहीं, बल्कि भारत की कमजोर ईवी सप्लाई चेन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सरकारी नीतियों को लेकर अनिश्चितता और भारतीय ग्राहकों की खरीद क्षमता भी टेस्ला के फैसले की बड़ी वजह बनी। टेस्ला की कारें प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, जबकि भारत का बड़ा ऑटो बाजार अभी भी कम कीमत वाली गाड़ियों पर ज्यादा निर्भर है। जाति जनगणना को लेकर देश में जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि सरकार अगर जनगणना के दौरान जातियों का आंकड़ा जुटाना चाहती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि देश में कितने पिछड़े लोग हैं और कितनों को कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने ये टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें मांग की गई थी कि सेंसस 2027 में जातीय गणना को शामिल न किया जाए। याचिकाकर्ता सुधाकर गुम्मुला ने अदालत में दलील दी कि जाति से जुड़ा इतना बड़ा डेटा इकट्ठा करना खतरनाक हो सकता है और इसका राजनीतिक तथा कॉर्पोरेट स्तर पर दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये फैसला अदालत का नहीं बल्कि सरकार की नीति का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि ये तय करना कि जनगणना में जाति गणना शामिल होनी चाहिए या फिर नहीं होगी पूरी तरह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी के साथ अदालत ने याचिका खारिज कर दी। तमिलनाडु में खरीफ 2026 की तैयारियों के बीच खाद की कमी को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया। सीएम विजय ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य में तुरंत और पर्याप्त मात्रा में खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि अप्रैल और मई के दौरान यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसी जरूरी खादों की आपूर्ति में गंभीर कमी दर्ज की गई है, जिससे कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र से मांग की है कि इस कमी को तुरंत पूरा किया जाए और आगे की सप्लाई पर भी समय पर सुनिश्चित की जाए। सीएम ने अपने पत्र में बताया कि राज्य को इस समय खरीफ सीजन के लिए लगभग 3.83 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.05 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 0.83 लाख मीट्रिक टन एमओपी की जरूरत है, लेकिन तय योजना के मुकाबले आपूर्ति कम मिली है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार मानसून जल्द शुरू होने वाला है और किसान पहले ही खेती की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में खाद की कमी राज्य की कृषि व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। चीन ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से 200 विमानों की खरीद को लेकर बड़ा सौदा पक्का कर लिया है। ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात के बाद सामने आया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस समझौते के तहत अमेरिका विमान इंजनों,
पुर्जों और अन्य जरूरी कंपोनेंट्स की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ वॉर को आगे कम करने पर भी सहमति जताई और करीब 30 अरब डॉलर के सामानों पर शुल्क घटाने की दिशा में बातचीत शुरू करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव में नरमी के संकेत देती है। ट्रंप ने दावा किया था कि चीन भविष्य में 750 विमान तक खरीद सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जाएगा। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर का अपडेट लेकर रात 8 बजे हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.